जापानी फल परसिमन। आज ज़रा इस पुरअसरार फल की छानबीन करते हैं। इसे उर्दू में जापानी फल या इमलोक कहते हैं और अंग्रेज़ी में परसिमन। दरअसल ये जापानी नहीं बल्कि चीनी फल है जो 2000 साल पहले चीन में दरियाफ्त हुआ और इसके चर्चे जापान और कोरिया में फैले, फिर वहाँ से यूरोप और फिर अमेरिका जा पहुँचे। हालांकि अमेरिका में पहले से ही इसकी एक नस्ल दरियाफ्त हो चुकी थी। पाकिस्तान में चूंकि पिछली कुछ दहाइयों से ये देखा जा रहा है जो कि दरअसल जापान से मंगवाया गया था, इसलिए इसे जापानी फल की पहचान मिल गई। इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार चीन में होती है जो कि कुल दुनिया की पैदावार का 70% है। परसिमन का मतलब है खुश्क फल। ये फल अक्सर मुकम्मल पका हुआ ना खाया जाए तो गला पकड़ लेता है। असल में ऐसा इसमें मौजूद एक केमिकल टैनिन्स की वजह से होता है और ये नुकसानदेह नहीं है, बस इसको पकने के बाद खाएं। कच्चे फल को पकने या नरम करने के लिए इसे चावलों या भूरे बैग या अखबार वगैरह से ढांक कर रख दें और कुछ दिनों बाद देखें, असल में फलों से एक गैस निकलती है जो फल को ताज़ा रखती है और पकाती है। इसे एथिलीन कहते हैं। चावलों के अंदर कच्चा फल दबाने से ये गैस अंदर ही कैद हो जाती है और फल पक जाता है। ये एथिलीन गैस सेब के फल में भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सेब के साथ रखने से भी ये पककर बिल्कुल नरम पोला हो जाएगा और इंतहाई मज़ेदार जायका देगा। या इसको बस कुछ दिन छोड़ दें, ये खुद ही नरम हो जाएगा, फिर खाएं। इसे धूप में सुखाकर डिहाइड्रेटेड सौगी की तरह भी खाया जाता है। वो तरीका भी बहुत मज़ेदार है। इस फल के क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि आँखों की सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ होने वाली नज़र की कमज़ोरी से भी बचाता है। विटामिन ए आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बेहतर करके कई किस्म के कैंसर्स और जल्दी बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें फ़ाइबर पाया जाता है जो पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये कब्ज़ को दूर करके निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करता है, बल्कि यही नहीं, फाइबर शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करके दिल को मजबूत करता है। ये मोटापा दूर करने में भी बेहतरीन है और भूख ख़त्म करता है। चीन, जापान वगैरह में इसके बने बिस्किट मिलते हैं जिनके खाते ही भूख का एहसास दूर हो जाता है। इसमें टैनिन्स बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये एक केमिकल चीज़ है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखती है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल मालिक्यूल को नॉर्मल करके जिल्द को बेहतर करती है और कैंसर से बचाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत होने की वजह से ये जोड़ों के दर्द को कम करती है, बहुत सारे कैंसर्स और डिप्रेशन से बचाती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स केमिकल्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जिस्म को जहरीले मादों से महफूज रखते और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड्स को हमारा जिस्म विटामिन ए बनाकर आँखों और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है। परसिमन के पत्तों की चाय, इसके पत्ते खुश्क हों या सब्ज़, इसके पत्तों का कहवा भी अमरूद के पत्तों की तरह शिफा बख्श है। इसके पत्तों में विटामिन सी, फाइबर, अमीनो एसिड, मैग्नीशियम और टैनिन्स होता है जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करता है, कैंसर, दिल की बीमारियों और जल्दी अमराज से बचाता है। क्या इसे पाकिस्तान में उगाया जा सकता है? बिल्कुल उगाया जा सकता है, बल्कि इसका उगाना और देखभाल इंतहाई आसान है। जो अमेरिकन परसिमन है वो तो ज़्यादा मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि इसका एक पौधा नहीं बल्कि 2 पौधे लगाने पड़ते हैं। एक पौधा नर और एक मादा होगा, मतलब एक पे नर फूल और एक पे मादा फूल लगेंगे जिनकी क्रॉस पॉलिनेशन होगी और फल बनेगा। जबकि जापानी परसिमन, जिसका साइंसी नाम डियास्पेरिस काकी है, ये एक ही पौधा काफ़ी है जिस पर नर और मादा दोनों फूल लगते हैं और पॉलिनेशन भी आसान हो जाती है और फल बनता है। पॉलिनेशन का आसान मतलब है
درخت کے پھول کا پھل اور بیج میں تبدیل ہونا، یہ قلم کاری اور بیج دونوں طریقوں سے اگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہلکی ٹھنڈ والے علاقوں میں زیادہ مؤثر طریقے سے اگتا ہے۔ دھوپ اسے پسند ہے اور کھڑے پانی میں یہ کھڑا نہیں رہ سکتا، البتہ تھوڑ زدہ زمین بھی کچھ عرصہ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی جڑ بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے جب آپ قلم کاری کریں یا بیج سے بنے ہوئے ننھے پودے کو ایک بڑی جگہ منتقل کریں تو تھوڑا گہرا گڑھا کھودیں اور اطراف کو بھی چوڑائی سے کھلا کریں۔ ایک کوپی فنل کی طرح درمیان میں فرٹیلائز وغیرہ ڈال کر قلم یا پودے کو بیچ میں رکھ کر اطراف سے مٹی ڈال کر بند کر دیں۔ عام طور پر بیجوں سے اگنے والے پودے کو پھل دینے میں 3 سال لگ جاتے ہیں اور قلم کاری سے 1 سال میں ہی نتیجہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پودے کو آپ باقاعدگی سے پانی دیتے رہیں، لیکن پانی کھڑا بالکل نہ ہونے دیں اور اس بات کی تسلی کریں کہ اسے باقاعدہ دھوپ مل رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں سردیوں میں پھل دیتا ہے۔ درخت کی خراب ٹہنیوں، پتوں وغیرہ کو باقاعدہ کاٹتے رہیے، پرننگ، تاکہ پودا بہتر اگے۔ یہ 10 سے 20 فٹ تک یا اس سے بھی زیادہ اگ سکتا ہے۔ اس کے درخت کی چھال کیکر کے درخت کی طرح موٹی ہوتی ہے اور اس کی لکڑی بھوری اور اندر سے کالی ہوتی ہے۔ اس کی لکڑ پالش کرنے پر ایک خاص چمک رکھتی ہے، اس لیے اسے فینسی فرنیچر بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کھیلوں کے بہت سارے سامان مثلاً کمان سازی، سنوکر کی چھڑی، موسیقی کے مختلف ڈھول کی چھڑی، گالف کی چھڑی وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ چین کا ایک علاقہ گونگ چینگ یاؤ اس پھل کے درخت کا مرکز ہے، جہاں اکتوبر میں اس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ہر طرف پیلے پیلے پھل نظر آتے ہیں۔ یہاں کے باشندے اس پھل کی کٹائی چنائی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جاپانی پھل بلا شبہ ایک عمدہ صحت بخش غذا ہے۔ تحریر عظیم لطیف۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0